हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी जो है नोट के रूप में तैयार किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं या आने वाला है तो आपके लिए यह वीडियो जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं NCF 2005। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है ना हर साल जो है ना क्वेश्चन आता ही आता है। एनसीएफ 2005 से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना की पॉइंट है जो याद रखना है। जब हम आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो जो है ना कुछ पॉइंट को याद रखना है, जिसे पॉजिटिव पॉइंट और जो है ना पॉजिटिव फैक्ट और नेगेटिव फैक्ट भी कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना इससे जो है ना एग्जाम में जो है ना अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो इससे जो है ना ऑप्शन चूज करने में जो है ना बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए क्या है, सबसे पहला में देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर इस ऑप्शन में, अगर कोई भी ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा आता है तो ये पॉजिटिव वर्ड है और जो है ना उसी को जो है ना चूज करना है। फिर क्या है, क्रियात्मक क्रियात्मक शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए। रचनात्मक अगर रहेगा तो ये भी जो है ना पॉजिटिव में आता है। गतिविधि में बालक को शामिल करना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? गतिविधि। गतिविधि में क्या है? बालक को शामिल करना। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। क्रियाकलाप गतिविधि में शामिल करना, क्रियात्मक शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो है ना ये याद रहेगा तो जो है ना इसको आसानी से जो है ना क्वेश्चन हल हो जाएगा। कक्षाई कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। दैनिक जीवन के साथ जो है ना जोड़ना। कक्षाई वातावरण को क्या, बालक के दैनिक जीवन से, बालक के किसके, दैनिक जीवन के साथ जोड़ना। हस्त परिचालकों का प्रयोग करना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। परिचालक। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना। समस्या समाधान के कौशल को क्या करना है? प्रोत्साहित करना। अगर ऑप्शन में रहे तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं निगेटिव क्या है जो हमको जो है ना इसको क्रॉस करना है एग्जाम में। अगर इस टाइप का आ जाए ऑप्शन में तो इसको जो है ना निगेटिव को जो है ना नहीं चूज करेंगे, उसके वो गलत होता है। क्या है? सूत्र एवं एल्गोरिदम को याद करना। अगर कोई कहीं भी ऑप्शन में याद कराने वाला सूत्र हो या एल्गोरिदम हो, अगर इसको याद करके ऑप्शन में आता है तो उसको जो है ना निगलेक्ट करना है। व्याख्यान देना, व्याख्यान भी जो है ना एक तरह से जो है ना निगेटिव ही वर्ड है। उपदेश देना, उपदेश नहीं दे सकते पढ़ाई के दौरान, क्या है, किसी को उपदेश नहीं दे सकते। कार्यपत्रक देना, कार्यपत्रक जो है ना अधिक ज्यादा नहीं दे सकते। वर्कशीट जो है ना ज्यादा नहीं, ये भी निगेटिव में आता है। और भेदभाव करना, भेदभाव अगर ऑप्शन में रहता है जैसे धर्म के आधार पे हो गया, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे, तो ये भी क्या है? निगेटिव है। निगेटिव वर्ड है। तो ये जो है ना कुछ जो है ना एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ जो है ना पॉजिटिव और कुछ जो है ना निगेटिव वर्ड थे। चलिए इसी पे आधारित जो है ना आगे देखते हैं क्या है। आगे है राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा। इनसे 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का क्या है? गणित की शिक्षा का क्या केंद्र होना चाहिए? ऑप्शन एक में है उच्चतर गणित के लिए तैयारी कराना। दो में है गणित के अमूर्त विचार जानना। कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जिंदगी के साथ जोड़ने में सहायता करना। और गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अभी जो है ना पहले जो पढ़े, अभी जस्ट पहले देखे पॉजिटिव वर्ड में क्या है कि बालक के दैनिक जीवन के साथ क्या है जोड़ना है। कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ में जोड़ना। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जिंदगी, देखिए यहाँ आ गया पॉजिटिव वर्ड है ये, दैनिक जिंदगी में जोड़ना।
में सहायता करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनसेफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथन में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यहाँ क्या है? नहीं करता है। नहीं वाला जो है ना, 3 ऑप्शन जो है ना होगा जो पालन करता होगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो पालन नहीं करता होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन में है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। ये देखिए सूत्र बताना आ गया। ये सूत्र बताना क्या है? निगेटिव वर्ड है, जो पालन नहीं करता है, ये हमको लगाना था। गणित के सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। तो नीचे दिए गए कथन में वो कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो ये क्या है? निगेटिव हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ये क्रियाकलाप और अभ्यास तो पॉजिटिव है। उसे पढ़ाने की विधि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। एनसेफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। यहाँ क्या आ जाएगा? डैश पर केंद्रित है। तो शिक्षा द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देशन, परिभाषा और सूत्र को याद करना। ये देखिए, ये तो नहीं हो जाएगा, कट हो जाएगा पहले। नियमित गृह कार्य जमा कराने कराना। गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। तो देखिए यहाँ विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड लग रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इनसे 2005 मानते हैं कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक निश्चित तरीका होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? क्या सवाल? एनसीएफ मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का क्या है? एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यह जो दृष्टिकोण होता है चिंतन और तर्कना का, इसके द्वारा किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन 1 में है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। देखिए यहाँ कितना पॉजिटिव पॉइंट आ गया है। जीवन के साथ जोड़ना, हस्तचालकों का प्रयोग करना। अभी ऊपर देखे थे पॉजिटिव वर्ड में ये सब आ रहा था। वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये भी जो है ना क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है, चर्चाओं में शामिल करना। तो इसका फिर आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। दूसरा में है गणित की सभी पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन। विद्यार्थी को बहुत सारे कार्य पत्रक देना। ये तो निगेटिव हो जाएगा। कार्य पत्रक तो निगेटिव है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। विशेष कोचिंग भी नहीं दे सकते हैं, ये भी जो है ना निगेटिव होता है। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और जो है ना ऑप्शन इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण डैश मतलब आदि का शिक्षण है क्या है? तो गणित के शिक्षक के रूप में उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार, यहाँ देखिए स्तर याद रखना है। स्तर क्या है? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, अगर संख्या और उन पर संक्रिया या मात्रा का बात करेगा और प्राथमिक स्तर रहेगा तो उसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे? तो ऑप्शन 1 में है कि गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है क्या? बच्चों के चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है क्या? महत्वपूर्ण गणित शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ उद्देश्य है जो जानने का है। तो यहाँ जो है ना नीचे जो है ना कुछ हम पॉइंट लिखे हैं, तो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना 4 इसका जो है ना आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना लिखा गया है, उसको जो है ना याद रखना है। एग्जाम में इस टाइप का संकीर्ण उद्देश्य अगर आया तो संख्या संबंधी कौशल का विकास किसके अंदर आ जाएगा? संकीर्ण उद्देश्य के अंदर आ जाएगा। माप तौल का अगर बात करें, माप तौल की इकाइयों से परिचित करना, तो ये क्या है? संकीर्ण उद्देश्य है। गणितीय संक्रियाओं का विकास, ये भी संकीर्ण उद्देश्य है। मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, ये भी क्या है? संकीर्ण उद्देश्य के अंतर आता है। संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन, ये क्या है? संकीर्ण उद्देश्य के अंतर आता है। तो उद्देश्य जो है ना इसमें पूछा जाता है कि उच्चतर लेवल का क्या होता है, उसके बाद यार प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इस टाइप का जो है ना 2-3 का सवाल जो है ना बनता है। तो ये जो है ना याद रखना, संकीर्ण उद्देश्य जब भी संख्या संख्या संबंधी कोई कौशल का विकास का बात करें तो ये क्या आ जाएगा? संकीर्ण उद्देश्य में। माप तौल का बात करें तो ये क्या आ जाएगा? संकीर्ण उद्देश्य के अंतर। गणितीय संक्रियाओं का विकास, संक्रिया आ जाए गणितीय संक्रिया तो क्या आ जाएगा? संकीर्ण उद्देश्य के अंतर। मूर्त से अमूर्त, अगर मूर्त से अमूर्त रहे तो ये क्या आ जाएगा? संकीर्ण उद्देश्य के ऑप्शन। अगर इस टाइप का ऑप्शन में आंसर आए, संख्या और उन पर संक्रियाओं का मात्राओं का आ जाए, तो ये क्या कर, ये सब जो है ना संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इस पे आधारित कुछ सवाल देखते हैं फिर आगे। आगे कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। खाली स्थान है यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा ये लिखना। गणित गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, क्या इस पर बल देती है? कुछ बच्चे चयनित है उसको पढ़ाया जाए। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है? आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए क्या? निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग होगी क्या? तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए। गणितीय राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है, तो क्या चीज पर बल देती है? तो इसका हो जाएगा गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है? आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोठारी कमीशन 1964-66 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया? अब ये कोठारी कमीशन जो है वो कुछ रिपोर्ट पेश किया गया था, सिफारिश दिया था, तो इसमें जो है ना कुछ पाठ्यक्रम में जो है ना कुछ कमियां था, इसके बारे में बताया था। इसमें जो है ना कुछ कमियां बताया गया है, तो इसमें देखना है कि कौन सा कमी जो है ना बताया गया था। तो क्या है? गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, क्या यह कमी बताया था कोठारी कमीशन? इसमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है। और पाठ्यक्रम अति बोझिल है। पाठ्यक्रम क्या है? अति बोझिल है। ऑप्शन तो सही उत्तर चुनिए। ये 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 जो है ना स्टेटमेंट दिया गया है, कोठारी कमीशन से रिलेटेड है। अब इसमें से जो कमी है पाठ्यक्रम में, जो कमियां थी, त्रुटि थी, इसके बारे में है दिया गया। तो कौन कौन इसका आंसर हो जाएगा? ए और बी। ऑप्शन 1 में है ए और बी, ऑप्शन बी में है ए और सी, ऑप्शन सी 3 में है बी और सी, और ऑप्शन 4 में है क्या? ए बी और सी। तो कोठारी आयोग जो कमीशन था वो जो है ना पाठ्यक्रम में कुछ त्रुटियां जो बताया था, वो जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तीनों कमियां जो है ना ए बी और सी, तो कमी क्या था कि पाठ्यक्रम क्या है? अपूर्ण है। इसमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का क्या है? अभाव है। क्रियात्मक और रचनात्मक पाठ्यक्रम अति बोझिल है, अति बोझिल है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, देखिए यहाँ भी संकीर्ण उद्देश्य आ गया है। इस टाइप का जो है ना बहुत बार तो देखना है कि संकीर्ण उद्देश्य में क्या क्या है। रैखिक बीजीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर बताइए आप लोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो संकीर्ण उद्देश्य में अभी कुछ पॉइंट
बताया था, तो क्या था? तो ये बताइए। तो अभी जो है ना जस्ट ऊपर देखे तो क्या था, संख्यात्मक कौशल का विकास करना। संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये क्या है? गणित शिक्षण का क्या है? संकीर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूलीय गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चों की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करना रहता है। तो यहाँ गणितीकरण जो बताया गया है बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करने की ओर संकेत करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क से बच्चों के संसाधन का विकास करने की, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अंतर्निहित करने की। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ क्या है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष, उनके क्या है, तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त संरचना संचालन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क से बच्चों को संसाधनों का विकास करने की। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाई पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अब यहाँ पे क्या आ गया है? देखिए, मुख्य उद्देश्य। ऊपर अभी जो भी सवाल देखे थे इसमें जो है ना कुछ संकीर्ण उद्देश्य पूछा गया था, अब क्या है? मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य में क्या ये बात याद क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ऑप्शन 2, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन 3, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अब क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाई, यहाँ क्या है? प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये तो क्या है? उद्देश्य में आता है। ये बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी तो इसका उद्देश्य में आता है। समस्या समाधान के कौशल को बनाना बढ़ाना, ये भी आता है। और गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ये उच्चतर पढ़ाई जो है ना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन जो है ना ये तीनों ऑप्शन जो है ना सही है, और ये जो है ना चौथा जो है ना इसका गलत है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, विद्यालय गणित कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, अब क्या है कि गणित कहाँ पे नहीं होता है? विद्यालय गणित कहाँ पे नहीं होता है? जहां बच्चे। ऑप्शन 1 है, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। ऑप्शन 2, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं। तीसरा, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं। सूत्र और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए। विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता। अब कब नहीं होगा? गणित का आनंद उठाने के लिए, अगर आनंद लेकर के गणित बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गणित तो अवश्य आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो राइट आंसर है। ये मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट है। गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के साथ, अनुभव दैनिक जीवन आ गया, तो ये भी जो है ना पॉजिटिव पॉइंट है। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हुए हल करें। अर्थपूर्ण अगर कोई समस्या और उसको हल करते हैं तो इसमें जो है भी क्या होगा? गणित होगा। और सूत्र और एल्गोरिदम को जो है ना कंठस्थ करना या याद करना रहे, या कंठस्थ करना रहे, और सूत्र हो या एल्गोरिदम हो, ये अभी ऊपर निगेटिव वर्ड में देखे थे। तो ये इसका जो है ना नहीं होता था, नहीं होता है तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला में कह रहा है एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करता है। अब गणित में जो है ना ये लंबी आकृति के बारे में पूछा जाता है, तो एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति क्या उल्लेखित है? एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति ये क्या चीज की ओर संकेत करती है? तो चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन दो, गणित के खेलों का सृजन करना। ऑप्शन तीन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। और ऑप्शन चार, एक एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। क्या होगा बताइए। गणित की लंबी आकृति किस ओर संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना और एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर हो जाएगा। लंबी आकृति का मतलब क्या होता है? एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट पर दूसरी कॉन्सेप्ट जो है ना बनाना। गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या करना है? जोड़कर बताना। लंबी आकृति का क्या है? एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़कर बताना। तो ये इसका जो है ना आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य, गणित शिक्षा का एक क्या है? मुख्य उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ जो है ना प्राथमिक लेवल नहीं दिया गया है, तो लेवल नहीं दिया है तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। अगर लेबल दिया रहे या संकीर्ण संकीर्ण या प्राथमिक दिया रहे तो इसके ऊपर में जो है ना सारे अभी क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पे जो है ना कोई लेबल नहीं दिया गया है। एनसीएफ के अनुसार पूछा गया है कि विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, मतलब चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये एनसीएफ से रिलेटेड जो है ना बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो अक्सर जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे जो है ना कुछ पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला पॉइंट में देखते हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये एनसीएफ ही चल रहा है अभी। क्या करें और क्या ना करें, अगर एग्जाम में आए इस एनसीएफ से सवाल तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इधर जो है ना नहीं करेंगे, और अगर ऐसा चीज़ आए तो इसको जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो क्या करें और क्या, एनसीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर दिया रहे, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर दिया रहे तो वो आंसर जो है ना अक्सर जो है ना सही होता है। विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना चाहिए, अगर पढ़ाते समय में विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करेंगे, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो ये जो है ना ये करेक्ट आंसर रहेगा। हस्तचालकों का प्रयोग अगर आता है तो ये भी क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग अगर खोजबीन आ जाए, हस्त चालक आ जाए, चर्चा में शामिल आ जाए, ये सब क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों को अन्य उनके बाह्य अनुभवों को कक्षा में रखने का अवसर दें ताकि उनके तर्कना को विकसित करा सके। विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दें ताकि उनके तर्कना को क्या हो? विकसित करा सके, ताकि इसको तर्कना को जो है ना क्या करें? विकसित करा जा सके। तो अगर ये ऑप्शन आता है तो ये भी जो है ना पॉजिटिव पॉइंट है। गणित की शिक्षा सबके लिए हो, सबके लिए समान हो, अगर ये रहे सबके लिए और सबके लिए, गणित की शिक्षा किसके लिए है? तो सबके लिए है और समान है, सबके लिए, किसी में भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए समान है। हर संभव प्रयास करें कि उनके सोच का गणितीकरण किया जाए। हर संभव क्या प्रयास करना चाहिए? कि उनके सोच का गणितीकरण, सोच का क्या किया जाए? गणितीकरण किया जाए। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तर्क संगत विचार अगर आ जाए तो उसको
और प्रोत्साहित रहे, तो ये जो है ना करेक्ट आंसर होता है। अब देखते हैं ये, अगर इस टाइप का इतना जो भी पॉइंट यहाँ पे बताया गया, अगर ये आता है ऑप्शन में, तो ये जो है ना अक्सर जो है ना करेक्ट आंसर होता है। और जो है ना क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या कौन सा ऑप्शन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे। तो निगलेक्ट में करने में अगर व्याख्यान पर जोर दिया जाए, तो ये व्याख्यान व्याख्यान जो है ना निगेटिव वर्ड है। निर्देश या उपदेश देना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। परिभाषा और सूत्रों को याद करना, ये भी क्या है, निगेटिव है। परिभाषा और सूत्र याद कराने वाला जो भी ऑप्शन रहता है, उसको जो है ना डायरेक्ट कट कर देंगे। बहुत सारे कार्यपत्रक देना है, कार्यपत्र अब हद से ज़्यादा अगर देते हैं, तो ये भी सही नहीं है। किसी भी प्रकार से भेदभाव न रखें, किसी भी प्रकार से क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है। जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, या लिंग के आधार पर अगर भेदभाव वाला कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि जिसमें जो है ना भेदभाव की बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी जो है ना सेलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। बार बार शांति का वातावरण स्थापित, अगर बार बार शांत बच्चे को चुप कराने की बात हो जाए, तो जो है ना क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होता है। तो इसको भी जो है ना नहीं लेना है। पाठ्य चर्चा की किताबी ज्ञान पर केंद्रित न हो, अगर पाठ से पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ जो है किताबी ज्ञान पर अगर ऐसा ऑप्शन रहे कि केंद्रित का बात करें, तो वो ये भी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये कुछ जो है ना एनसीएफ से संबंधित जो है ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्जाम में क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित ये ऑप्शन था। चलिए इससे जो है ना उससे संबंधित आगे देखते हैं क्या है। विद्या विद्यालय गणित पाठ्य चर्चा पर उस स्थिति में होता है जहां बच्चे, अब अगर इस टाइप का सवाल आ जाए कि गणित किस स्थिति में होता है, गणित पाठ्य चर्चा उस स्थिति में होता है जहां बच्चे, विद्यालय गणित पाठ्य चर्चा हर उस स्थिति में होता है जहां बच्चे गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं। अगर दैनिक जीवन के अनुभव के साथ अगर जोड़ करके कोई भी काम किया जाए, तो क्या होता है, वो जो है ना आराम से हो जाता है, जो है ना ये ऑप्शन जो है ना सही होता है। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हुए हल करना, अगर ये आ जाए अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हुए हल करें, तो ये भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। गणित का आनंद उठाने के लिए सीखें, गणित का आनंद उठाने के लिए अगर आनंद आएगा, तो ऑटोमेटिक जो है ना उसके अंदर जो है ना रुचि पैदा होगा, तो जो है ना वो गणित सीखेगा। फिर एनसीएफ 2000, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब इसमें क्या है कि उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ये देखना, बच्चों को सोच विचार प्रक्रिया का गणितीकरण रूप देना, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो उच्चतर पढ़ाई को तैयारी करना, ये गणित का जो है ना उद्देश्य नहीं है। ये यहाँ पे जो दूसरा सवाल है कि एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, दूसरा परिभाषा और सूत्रों को याद। सॉरी ये ऑप्शन इसका आंसर क्या है, पहले वाला के ये राइट आंसर है। एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषा और सूत्रों को याद दिलाना, देखिए ये सब क्या है, ये नेगेटिव है। उपदेश देना हो गया, प्रभावी व्याख्यान, नियमित गृह कार्य जमा कराना, ये भी क्या है, नेगेटिव है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, अगर ये आ जाएगा तो ये जो है ना करेक्ट है। सक्रिय भागीदारी, शामिल करते हुए, गतिविधि में शामिल करते हुए जैसे आए उसको जो है ना सेलेक्ट करना है, ये सही ऑप्शन होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब सोच, सोच के बारे में, थॉट क्या है, इसके बारे में कुछ जो है ना देख लेते हैं पॉइंट क्या है। इससे भी जो है ना अक्सर सवाल पूछा जाता है सोच के, थॉट के बारे में, चिंतन के बारे में, जो है ना अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी जो है ना ये दो बहुत है, उस पे जो है ना सवाल भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं क्या है अभिसारी और अपसारी। या अभिसारी का दूसरा नाम क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न और खुला अंत वाले प्रश्न, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स अभिसारी और डाइवर्जेंट मीन्स अपसारी। अभिसारी का दूसरा नाम क्या है,
बंद अंत वाले प्रश्न और अपसारी का खुला अंत वाला प्रश्न। अब देखते हैं कि बंद अंत वाला प्रश्न क्या होता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाता है। इस तरह का जो प्रश्न होता है बंद अंत वाले होता है, इसका उत्तर जो है ना एक ही प्रकार से दिया जाता है। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, फैक्ट पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर निश्चित एवं अस्पष्ट होता है। निश्चित और अस्पष्ट होता है। इसका क्या होता है, उत्तर जो है ना निश्चित और अस्पष्ट होता है। उत्तर सरल लगते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होता है, उसका उत्तर जो है ना एकदम आसान सा लगता है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल, अगर 2+2=4, तो ये जो है ना सब जानता है और जो है ना इसका एक ही तरह से क्या है उत्तर दिया जा सकता है। और ये क्या है, एक फैक्ट है। ये अगर आपसे पूछे किसी भी विषय, अगर 2+2=4 पूछे तो जो है ना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। तो ये जो है ना अभिसारी चिंतन से जो है ना संबंधित कुछ पॉइंट था। अब इधर देख लेते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन या खुला अंत वाला प्रश्न से संबंधित ऐसे प्रश्न का उत्तर एक से अधिक प्रकार के दिया जा सकता है। अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर जो है ना एक से अधिक तरीके से जो है ना दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न आइडिया पर आधारित होते हैं। ये जो है ना आइडिया पर जो है ना आधारित हो, इस तरह के प्रश्न जो है ना आइडिया पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। इसका क्या होता है, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं होता है और जो है ना अस्पष्ट होता है। उत्तर असंभव से लगते हैं। इसका उत्तर देना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है या असंभव लगता है। जैसे जैसे कि कोई दो संख्या लिखिए जिनका योग कितना हो, 10 हो। तो दो संख्या लिखिए और जिनका योग हो 10 हो, तो ये जो है ना बहुत तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो है ना खुला अंत वाला प्रश्न हो गया। इसका अंत जी क्या है, खुला हुआ, मतलब एक से ज्यादा तरीका से इसका उत्तर दिया जा सकता है। और बंद अंत वाला प्रश्न क्या है, इसका उत्तर जो है ना फैक्ट पर आधारित होता है और एक ही तरह से उत्तर दिया जा सकता है इसका। और इसका जो है ना निश्चित उत्तर होता है और वो क्या है कि सरल लगते हैं। और इस खुला अंत वाला में क्या है, खुला अंत वाला प्रश्न कैसे होते हैं, उसका जो है ना अनेक प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। ये आइडिया पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न जो है ना अनिश्चित और अस्पष्ट उत्तर इसका होता है और उत्तर जो है ना असंभव से लगता है, थोड़ा कठिन इसका जो है ना आंसर लगता है। तो चलिए इस पे आधारित देखते हैं कुछ प्रश्न। जैसे कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का गुना करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। यह प्रश्न है। इस टाइप का अगर सवाल आ जाए, ये जो है ना खुला अंत और जो है ना बंद अंत वाला से जो है ना संबंधित जो है ना भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। कारण कि किन्हीं दो संख्याओं का गुना करने पर क्या है, गुणनफल 24 आता है। तो इसका उत्तर आप लोग को क्या लगता है कि एक ही तरह से होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर जो है ना 24 प्राप्त करने के लिए जो है ना बहुत तरह से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो ये क्या है, अगर एक से अधिक तरीके से दिया जा सकता है तो इसका उत्तर क्या होता है, एक से अधिक प्रकार से, मतलब एक से ज्यादा से दे सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, खुला अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ अगला पॉइंट है कि गणित विषय को रुचिकर बनाना, गणित विषय के प्रति प्रेरित करना। अब गणित विषय को कैसे रुचि बनाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया है। तो क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है तो इससे क्या होता है, गणित विषय रुचिकर लगता है। प्रेरक कहानियां, अगर प्रेरक कहानियां कह करके भी जो है ना गणित के प्रति क्या कर सकते हैं, रुचि बना सकते हैं। आत्मविश्वास की भावना का विकास, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास का भावना अगर जागृत करेंगे तो इससे क्या होगा, गणित विषय रुचि लगेगा, रुचिकर लगेगा। और क्या है कि मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से, मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से भी जो है ना गणित विषय को कैसा रुचिकर बना सकते हैं। गणित खेल तथा पहेलियों के माध्यम से, खेल और पहेली के क्यों दिया जाता है, इससे ताकि जो है ना बच्चों को क्या हो, जो गणित विषय जो है ना, गणित जो है ना रुचिकर पैदा हो, उसके अंदर जो है ना रुचि पैदा होगा। तो अगर रुचि को भी चीज के अंदर पैदा हो गया तो वो ऑटोमेटिक से जो है ना उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है कि गणित को रुचि बनाने के विषय में अगर प्रश्न बनता है तो इस तरह का जो है ना कुछ पॉइंट है। जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण अगर ऑप्शन में रहता है तो ये जो है ना उसको चूज करना। प्रेरक कहानियां अगर रहे तो प्रेरक कहानियां भी जो है ना
क्या है, गणित को रुचिकर बनाने में मदद करता है। आत्मविश्वास की भावना का विकास, ये जो है ना क्या करता है, गणित को रुचिकर बनाने में मदद करता है। मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा, और जो है ना मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा देंगे तो इससे भी क्या है कि गणित विषय जो है ना रुचिकर लगेगा। और जो है ना गणित खेल तथा पहेली, अगर खेल और पहेली क्यों दिया जाता है, अगर ये आ जाए तो ये है ना क्योंकि उसको जो है ना रुचिकर बनाना या गणित के विषय के प्रति क्या है, प्रेरित करना। तो ये है, चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न है तो इसको देखते हैं। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या है, गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों से कठिन अभ्यास करवाएगा, अगर कठिन क्या, ऑप्शन नंबर एक होगा। दूसरा है कि सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा दें। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास, छात्रों में क्या, आत्मविश्वास की भावना का विकास। और चौथा ऑप्शन में है छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो क्या इसका है, अभी ये ऊपर पर है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जो है ना अगर करेंगे, जगाएंगे, आत्मविश्वास क्या है कि भावना अगर का विकास करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो है ना गणित विषय के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? और गणित विषय में क्या कराना है, रुचि पैदा करवाना है, तो क्या करना है चाहिए, रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो पहला क्या ऑप्शन, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, क्या अतिरिक्त कक्षा का व्यवस्था करके जो है ना गणित के विषय के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं क्या? दूसरा, गणित विषय को 2 क्लास देना, गणित विषय को 2 क्लास, अगर 2 क्लास एक्स्ट्रा 1 क्लास दे देंगे तो क्या इससे रुचि पैदा हो जाएगा? तीसरा है कि छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध करना। क्या सिर्फ जो है ना आकर्षक पुस्तक दे देने से उसके अंदर जो है ना रुचि पैदा हो जाएगा? चौथा है गणित पहेलियां तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर। जो यहाँ पे क्या आ गया, पहेली आ गया, ये पहेली और जो है ना मनोरंजन क्या थे, पॉजिटिव वर्ड है। तो जैसे आ जाए तो बस दूसरे ऑप्शन को देखना नहीं, ये जो है ना सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 इसका जो है ना सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला कुछ टॉपिक है, अगला देखते हैं क्या है टॉपिक। अगला पॉइंट है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या ध्येय। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है, जो जिससे जो है ना एग्जाम प्रश्न को हल करने में जो है ना एग्जाम के अंदर जो है ना आसानी होगा। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। मुख्य उद्देश्य, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य, अगर प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण, इसका दूसरा नाम क्या है, संकीर्ण स्तर पर आए उद्देश्य क्या है, तो संख्या संबंधी कौशल का विकास, जो अभी पहले देखे और इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। गणितीय संक्रिया का विकास, ये जो है ना प्राथमिक उद्देश्य या संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना, ये जो है ना क्या है, ये संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना, ये क्या है, मूर्त से अमूर्त आता है, तो ये प्राथमिक स्तर पे अगर क्वेश्चन है और इसमें प्राथमिक स्तर लिखा रहे या संकीर्ण उद्देश्य रखा रहे तो ये जो है ना ये 4 पॉइंट जो है ना याद करेंगे। ये 4 पॉइंट में से जो है ना कोई एक जो है ना ऑप्शन में जरूर रहेगा और उसका जो है ना टिक लगाएंगे, आंसर देंगे। अगर उच्च स्तर पर उद्देश्य आ जाए, अगर सवाल में आ जाए कि लेवल कुछ लगा हुआ रहे, जैसे या प्राथमिक या संकीर्ण लगा हुआ है रहे तो ये ऑप्शन चूज करना, और अगर उच्च उद्देश्य लिखा रहे, उच्च स्तर आ जाए तो उच्च स्तर में ये पॉइंट देखना है। तो उच्च स्तर में क्या पॉइंट है देखते हैं हम लोग। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, अमूर्त से क्या है, मूर्त धारणा का विकास हो। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ये क्या है, उच्च उद्देश्य है। समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये क्या है, उच्च उद्देश्य के अंतर्गत आता है। परिकलन संबंधी कौशल का विकास, ये क्या है, उच्च उद्देश्य। तो दोनों में अंतर देख ली, प्राथमिक उद्देश्य या
प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर, यह ऑप्शन लगाना है। और उच्च स्तर पर आ जाए तो क्या लगाना है? अमूर्त से मूर्त। मूर्त से अमूर्त में क्या आ जाएगा? प्राथमिक। लेकिन अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उच्च स्तर का उद्देश्य हो जाएगा। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ये क्या हो जाएगा? उच्च उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और समस्या समाधान कौशल का विकास, ये क्या हो जाएगा? उच्च उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। परिकलन संबंधी कौशल का विकास जो है ना, ये क्या आ जाएगा? उच्च उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। और जब स्तर की बात न की जाए, जब अगर स्तर का बात नहीं करेगा तो क्या लगाना है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना। सोच का गणितीकरण, अगर जब उद्देश्य नहीं लिखा हो या उच्च स्तर या प्राथमिक स्तर अगर नहीं लिखा हुआ रहे, तब क्या ऑप्शन करना है? सोच का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग होगा। अगर जब जो है ना, क्या करेंगे? स्तर का बात अगर सवाल में नहीं करें तो ये क्या है? सोच का गणितीकरण जो है ना, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, ये इसका मानेंगे। और कुछ पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का क्या करना है? गणितीकरण करना है। चिंतन प्रक्रिया का क्या करना है? गणितीकरण करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार संख्या और उन पर संक्रियाओं का मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य का। देखिए, संख्या आ जाए या उन पर संक्रिया या माप आ जाए तो क्या हो जाएगा? संकीर्ण उद्देश्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ना, तो जो है ना महत्वपूर्ण था, जो है ना। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि वेन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। वेन हिले का ज्यामितीय विचार। ज्यामितीय, वेन हिले साहब ने जो है ना कुछ ज्यामितीय विचार दिए थे कि किस तरह से जो है ना बच्चे ज्योमेट्री जो है ना किस स्तर से किस तरह से सीखते हैं, इससे संबंधित कुछ है। और इस पर जो है ना अक्सर सवाल बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। लेवल विजुअलाइजेशन है और विश्लेषण है। जीरो लेवल में क्या आता है? विजुअलाइजेशन आता है, चाक्षुषीकरण जो है ना। लेवल एक में आता है विश्लेषण। लेवल दो में आता है क्या? अनौपचारिक निगमन। और जो है ना लेवल तीन में क्या आता है? फॉर्मल डिडक्टिंग या औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो ये सब क्या है? चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जीरो लेवल पर अगर आ जाए, ऑप्शन में रहता है या तो ऑप्शन, अगर लेवल दिया रहेगा तो जीरो रहेगा, नहीं अगर जो है ना विजुअलाइजेशन रह सकता है या लेवल जीरो रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो इस स्तर पर जीरो लेवल पे क्या होता है? इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजा के आधार पर क्या करते हैं? वर्णित कर लेते हैं। दिखावट या भुजा के आधार पर जो है ना वर्णित कर लेगा तो ये किस लेवल के अंदर आ जाएगा? जीरो लेवल के अंदर। जैसे क्या है? तीन भुजाओं को देखकर त्रिभुज पढ़ना, तो ये क्या है? भुजा और जो है ना भुजा के आधार पर जो है ना वर्णित कर लेता है, वर्णित करता है या वर्गीकृत कर लेता है। तो कौन से लेवल के अंतर आता है? ये जीरो लेवल के। या इसका दूसरा नाम क्या है? विजुअलाइजेशन। दूसरा लेवल क्या है? लेवल एक क्या आता है? ये जीरो लेवल था, उसके बाद लेवल एक। लेवल एक, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृति को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है। अगर गुण का बात करें, गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है, तो ये किसके अंतर आता है? लेवल वन पर। मतलब बच्चा जो है ना लेवल वन में है, अभी लेवल वन पे आ गया है। यह विश्लेषण स्तर का है तथा उनका चित्र भी बना लेता है। इसमें क्या होता है? लेवल वन में क्या होता है कि गुण के आधार पर वर्णित कर लेता है और उनका चित्र भी बना लेता है। लेवल जीरो में क्या था कि दिखावट या भुजा के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत करता है। इसमें दिखावट के आधार पर, और इसमें जो है ना गुण और उनका चित्र भी बना लेता है। फिर इसे आगे बढ़ता है तो लेवल जो है ना टू आता है। लेवल टू को जो है ना इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं या अनौपचारिक, हिंदी में अनौपचारिक निगमन कहते हैं। तो लेवल टू में क्या है इसे चलिए देखते हैं। भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को कर लेता है। अब आकृतियों को क्या है? परिभाषित भी कर लेता है। इस स्तर पर क्या होता है? इस लेवल पर, इस स्तर पर क्या होता है कि परिभाषाओं, भाषा आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित भी कर लेता है। समान, जैसे समानुपात, समानता असमानता बता देता है, समानता या असमानता बता देता है। सूत्र याद कर लेता है, सूत्र भी याद कर लेता है, परंतु सिद्ध नहीं कर पाता है। ये बात रख लेना है कि सिद्ध क्या जो है ना नहीं कर पाता है। लेवल टू में जो है ना सिद्ध नहीं कर पाता है,
प्रायः यह कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर विकसित होता है। यह कौशल का विकसित होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। तो लेवल 2 में जो है ना क्या हो गया, आकृतियों को परिभाषित करना हो गया, इसमें जो है ना समानता असमानता बता देना, सूत्र को याद कर लेना, और जो है ना सूत्र को याद कर लेना परंतु उसको सिद्ध नहीं कर पाना। ये जो है ना क्या है, अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि अनौपचारिक निगमन या लेवल 3 में क्या है, तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण स्वयं से कर लेता है। अब यहाँ पे परिभाषा तो इधर याद कर रहा था, लेकिन अब ये खुद से जो है ना क्या करता है, स्वयं से निर्माण कर लेता है तथा उपप्रमेय संबंध में स्थापित कर लेता है, संबंध बना लेता है, प्रमेय उपप्रमेय में जो है ना संबंध बना लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। अब ये जो है ना इस स्तर पे क्या होता है, औपचारिक निगमन पे क्या होता है, वो इसमें जो है ना सिद्ध भी कर लेता है। यह परायः कौशल 10वीं स्तर पर विकसित होता है। यह कौशल कहाँ पर होता है, 10वीं स्तर पर जो है ना विकसित होता है। तो ये जो है ना 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जीरो लेवल पे क्या है कि दिखावट या भुजा के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत कर लेता है। लेवल 1 पे क्या है कि उनके गुण के आधार पर जो है ना वर्गीकृत कर लेता है और चित्र भी बना लेता है। लेवल 2 पे क्या है, लेवल 2 में जो है ना परिभाषित कर लेता है, समानता असमानता बता देता है, सूत्र याद कर लेता है परंतु सिद्ध नहीं कर पाता है। और जो है ना लेवल 3 या औपचारिक निगमन पे क्या होता है कि जो है ना परिभाषा का निर्माण स्वयं से कर लेता है तथा पर में जो है ना संबंध बना लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। यह पराया कौशल 10वीं स्तर पर विकसित होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो है ना याद रखने वाली बात था। अब चलिए उससे संबंधित जो है ना कुछ और पॉइंट देखते हैं। क्या कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हीले के अनुसार यह ज्योमेट्री विचार किस स्तर पर है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत है। दिखावट के आधार पर आ गया तो क्या है, मानसिक चित्रण स्तर या विजुअलाइजेशन, जो है जिसको जो है ना यहाँ पे देखे थे दिखावट के आधार पर, तो इसका क्या है चाक्षुषीकरण होता है, या इंग्लिश में अगर रहेगा ऑप्शन तो विजुअलाइजेशन रहता है। हिंदी में ऑप्शन चेंज भी रह सकता है, अगर इंग्लिश यहाँ पे याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन जो है ना यह जीरो लेवल तक कौन सा स्तर पर है, विजुअलाइजेशन जो है ना स्तर पर है। तो ये जो है ना इससे संबंधित जो है ना अक्सर जो है ना देखा जाता है। तो चलिए ये पॉइंट जो है ना कवर हो गया। अब देखते हैं अगला कुछ पॉइंट। अब देखते हैं कि कुछ पॉइंट है कि गणित की भाषा को विकसित करने के प्रमुख चरण। अब गणित की भाषा को कैसे विकसित किया जाए, उसकी जो है ना प्रमुख चरण क्या है, तो प्रमुख जो है ना चरण देखते हैं। क्या है, गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए पैमेला लिबैक ने अपनी पुस्तक हाउ टू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में एल्पस थ्योरी नाम दिया, जिसका आशय है। ये एल्पस थ्योरी से जो है ना संबंधित एक सवाल जो है ना पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ये कौन से जो है ना पैमेला लिबैक ने अपनी पुस्तक कौन से पुस्तक में दिया था, ये हाउ टू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, हाउ टू चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में एल्पस थ्योरी दिया है, जिसका आशय है। यहाँ जो है ना एक 4 लेटर दिया गया होगा, जिसका जो है ना सबका अलग अलग मीनिंग है। तो क्या क्या है मीनिंग सबका, ई ई जो है ना ई क्या क्या है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ई का मतलब यहाँ पे क्या है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना एक्सपीरियंस, साकार वस्तुओं के साथ अनुभव या ठोस वस्तुओं के साथ का जो है ना अनुभव, ये एल्पस थ्योरी में ई का मतलब होता है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, उस भाषा का प्रयोग करें जो अनुभव वर्णन कर सके। अब क्या है कि उस भाषा का सबसे पहले क्या करना है, साकार वस्तु के साथ उसको अनुभव कराना है। उसके बाद उस भाषा का प्रयोग करना है जो उसका अनुभव को वर्णन कर सके। ये एल का मतलब है। एल का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। फिर जो है तीसरा लेटर है क्या, पी पी का मतलब है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, पिक्चर मतलब चित्र दिखाए जो उस अनुभव का वर्णन कर सके। और चौथा में क्या है कि सिंबल एस फॉर क्या हो जाएगा, सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, चिन्ह जो व्यक्त करें
उस अनुभव का, चिन्ह जो व्यक्त करे उस अनुभव का। तो ये जो है ना 4 है, एल्पस थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इससे क्वेश्चन जो है ना बनते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये भी क्वेश्चन हम लिए हैं इसमें। तो चलिए इसको एक मरतबा देख लेते हैं। एक्सपीरियंस, इससे क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है, उसको जो है ना एक्सपीरियंस कराना है। उसके बाद क्या है, उसका फिर जो है ना लैंग्वेज मतलब भाषा का प्रयोग करना है। तीसरा में क्या आ जाएगा, पिक्चर मतलब इसको चित्र दिखा करके उसको जो है ना एक्सपीरियंस को बनाना है। और जो है ना चौथा क्या हो जाएगा, सिंबल चिन्ह से जो वो एक्सपीरियंस गेन किया उसको जो है क्या करना है, चिन्ह से क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है। ये जो है ना इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो सवाल इस पे देखते हैं कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा को निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अब क्या है कि समस्या को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो चलिए गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है, पहला ऑप्शन दिया है प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा और रोजमर्रा की भाषा। ऑप्शन एक में, ऑप्शन दो में है रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। तीसरा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। चौथा क्या है, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा, गणितीकरण समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो अभी एल्बस थ्योरी में पढ़े हैं, तो इसी के हिसाब से क्या करना है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ भाषा का बात करना है। तो जो है ना रोजमर्रा की जो भाषा रहेगा उसमें सबसे पहले बात करना है, उसके जो है ना गणितीकरण स्थिति का भाषा का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा का प्रयोग करना है। उसके बाद जो है ना प्रतीकात्मक जो है ना भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ये एल्बस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब जो है ना अगला देखते हैं कुछ सवाल। अगला सवाल में है कि ये कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय परिचय करा देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाता है। अब आधा बच्चे को क्या करना है, आधा जो है ना 3 क्लास का स्टूडेंट है और उसको जो है ना क्या करना है, आधे का जो है ना कंसेप्ट को बताना है। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसको क्रम में सजाना है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है आधे का चिन्ह दिखाता है। तीसरा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। चौथा है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप का कौन सा सही क्रम अनुसरण करना चाहिए। तो शिक्षक को इसमें जो है ना कौन से जो है ना क्रम का उपयोग करना चाहिए। तो क्या है, अभी एलपीएस थ्योरी में देखिए क्या सबसे पहले क्या करना है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना उसको जो है ना अनुभव देना है। तो फिजिकल सब, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट बहुत सारे मूर्त पदार्थ हैं। तो बहुत सारे मूर्त पदार्थ का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल से ऑब्जेक्ट आधे को विभाजित करता है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से अलग आधा प्रदर्शित करना। उसके बाद क्या था, एल्पस ई फॉर जो है ना फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपीरियंस कराना था। एल फॉर लैंग्वेज, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना। उसके बाद क्या हो जाएगा, पी पी फॉर क्या था, पिक्चर, पिक्चर मीन्स क्या हो जाएगा, चित्र। उसके बाद क्या करना है, चित्र दिखाना है। उसके बाद जो है ना फिर जो है ना आधे का चिन्ह जो है ना लास्ट में क्या था, एस फॉर सिंबल जो है ना आधे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जो है ना 2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा पहले नंबर पे। सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है ना कहानी या शब्दों से जो है ना आधा प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्या है कि चित्र को दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद जो है ना क्या है, आधे का चिन्ह दिखाता है। तो ये जो है ना एल्पस थ्योरी से संबंधित दो सवाल पूछे गए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, जो यहाँ पे बताया गया है। तो ये वीडियो बस जो है ना यहीं पे समाप्त करते हैं, इसलिए कि जो है ना थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। और जो है ना कुछ पॉइंट रह गया है तो उसको जो है ना अगले वीडियो में जो है ना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है ना बहुत हेल्पफुल लगा होगा।
और इस वीडियो को देखने के लिए जो है ना धन्यवाद। आप लोग में जो है ना अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो है ना एग्ज़ाम करीब है तो एग्ज़ाम जो है ना अच्छे से दीजिए, टेंशन फ्री होकर के तैयारी कीजिए, कोई बोझ नहीं लेना है, और जो है ना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।